तो अब चित्र के माध्यम से हमें समझना है कि श्वसन तंत्र का कौन सा अंग क्या कहलाता है। तो चलिए समझते हैं। श्वसन तंत्र का पहला अंग है नासिका मार्ग या नज़ल पैसेज। नज़ल पैसेज से या नासिका मार्ग से या सामान्य भाषा में इसे ही नाक कहा जाता है। तो इसी नाक या नज़ल पैसेज के माध्यम से हवा मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करती है। इस संरचना को नज़ल पैसेज या नासिका मार्ग कहा जाता है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है फेरिंक्स या ग्रसनी। फेरिंक्स या ग्रसनी डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र और रेस्पायरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन भाग होता है। यानी नासिका मार्ग के माध्यम से जो हवा शरीर में प्रवेश करती है और मुख गुहा के माध्यम से जिस भोजन को हम ग्रहण करते हैं वो दोनों ही ग्रसनी यानी फेरिंक्स से होकर गुजरते हैं। इसलिए ग्रसनी या फेरिंक्स श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का कॉमन भाग होता है। ये बात आप याद रखिएगा। तो श्वसन तंत्र का अगला भाग है एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस उपास्थि या कार्टिलेज से बनी हुई एक पत्तीनुमा संरचना होती है जो भोजन को फेफड़ों तक जाने से रोकने का कार्य करती है। तो आपको याद रखना है कि एपिग्लॉटिस उपास्थि या कार्टिलेज से बनी होती है और यह एक पत्तीनुमा संरचना होती है और एपिग्लॉटिस का काम होता है खाने को फेफड़ों तक जाने से रोकना, क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वह मुख के बाद ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का एक कॉमन भाग होती है। तो नासिका से प्रवेश करके वायु भी ग्रसनी में ही पहुंचती है। अब भोजन ग्रसिका और ऑक्सीजन ट्रैकिया या श्वास नली में ही जाए, ये सुनिश्चित करने का कार्य एपिग्लॉटिस करता है। तो एपिग्लॉटिस भोजन को ट्रैकिया या श्वास नली में जाने से रोकता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो एपिग्लॉटिस श्वास नली यानी ट्रैकिया की तरफ के रास्ते को बंद कर देता है और भोजन ग्रसिका में चला जाता है। ठीक ऐसे ही जब हम सांस लेते हैं एपिग्लॉटिस ग्रसिका की तरफ के रास्ते को बंद कर देता है और ऑक्सीजन श्वास नली या ट्रैकिया तक चली जाती है। एपिग्लॉटिस को निर्देशित करने का काम हमारा ब्रेन करता है। इसीलिए खाने के समय अगर आप कुछ भी सोच रहे होते हैं तो आपका ब्रेन एपिग्लॉटिस को निर्देश देना भूल जाता है और खाना आपके श्वास नली या ट्रैकिया में चला जाता है और हमें हिचकी आने लगती है, क्योंकि भोजन जैसे ही श्वास नली में जाता है श्वास नली प्रेशर के साथ उस भोजन को बाहर की तरफ फेंक देती है। तो अब अगर आपसे पूछा जाए कि हिचकी क्यों आती है तो आपको याद रखना है कि हिचकी हमें इसलिए नहीं आती कि कोई और हमको याद कर रहा है, बल्कि हमें हिचकी इसलिए आती है क्योंकि हम खाने के समय किसी और को याद कर रहे थे। तो श्वसन तंत्र का अगला भाग है लैरिंक्स या स्वर यंत्र। स्वर यंत्र या लैरिंक्स आवाज़ या साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है या स्वर यंत्र आवाज़ उत्पन्न करने का काम करता है। इसके साथ ही साथ लैरिंक्स या स्वर यंत्र ग्रसनी यानी फेरिंक्स को और ट्रैकिया यानी श्वास नली को जोड़ने का भी काम करता है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है ट्रैकिया या इसे ही श्वास नली भी कहा जाता है। ट्रैकिया आगे चलकर दो पार्ट्स में बंट जाती है जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। तो याद रखिएगा, ट्रैकिया आगे जाकर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और इन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई आगे जाकर फिर से
कई भागों में बट जाती हैं जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। ब्रोंकियोल्स के आखिर में अंगूर के गुच्छे जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिन्हें कूपिका या एल्वियोली कहा जाता है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है डायफ्राम। डायफ्राम किसे कहा जाता है? फेफड़ों को आधार देने के लिए इनके नीचे एक संरचना पाई जाती है जिसे डायफ्राम कहा जाता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने की वजह से ही हम सांस को अंदर लेने और बाहर छोड़ने का काम कर पाते हैं। जब हम सांस को अंदर खींचते हैं तो डायफ्राम अपने आप ही नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता है और इसी वजह से फेफड़ों में हवा भर जाती है। जब डायफ्राम ऊपर की तरफ जाते हैं तो फेफड़ों में भरी हवा या कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकल जाती है। तो आपको याद रखना है कि डायफ्राम फेफड़ों को आधार देने का काम करते हैं और इसके साथ ही साथ डायफ्राम हमें सांस लेने में सक्षम बनाते हैं। यहाँ से एक प्रश्न अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि प्लूरल मेम्ब्रेन किसे कहा जाता है। फेफड़ों के बाहर एक झिल्ली का आवरण पाया जाता है और इसे ही प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि फेफड़ों के बाहर झिल्ली का एक आवरण होता है और इसे ही प्लूरल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो इस तरह से चित्र के माध्यम से हमने श्वसन तंत्र के सभी अंगों को समझ लिया। अब हम डिटेल में इन सभी अंगों के बारे में जानेंगे। तो श्वसन तंत्र का पहला भाग है नोज या नेजल पैसेज। इसे ही हिंदी में नासिका मार्ग या नाक भी कहा जाता है। नाक मुख्य रूप से सूंघने का कार्य करती है और इसी नासिका मार्ग में छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं जो धूल कणों और गंदगी को रोकने का काम करते हैं। नाक में म्यूकस मेम्ब्रेन या म्यूकस कला होती है और ये म्यूकस कला प्रतिदिन आधा लीटर म्यूकस निकालती है। म्यूकस धूल कणों, जीवाणुओं, सूक्ष्म जीवों को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है और साथ ही साथ शरीर के अंदर प्रवेश करने वाली वायु को नम और ठंडा बनाने का कार्य भी करता है। अब श्वसन तंत्र का अगला भाग है ग्रसनी या फेरिंग्स। फेरिंग्स यानी ग्रसनी रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ डाइजेस्टिव सिस्टम का भी भाग होती है, अर्थात यह पाचन तंत्र और श्वसन तंत्र दोनों का कॉमन पार्ट होती है। तो ये बातें आपको याद रखनी है कि ग्रसनी या फेरिंग्स रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम दोनों का कॉमन भाग होती है। यानी जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन भी ग्रसनी से होकर अंदर प्रवेश करता है और जब हम सांस लेते हैं तो हवा भी ग्रसनी के माध्यम से होकर आगे बढ़ती है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है लैरिंग्स या स्वर यंत्र। लैरिंग्स श्वसन मार्ग का वह भाग है जो फेरिंग्स यानी ग्रसनी तथा ट्रैकिया यानी श्वास नली को जोड़ता है। फेरिंग्स का मुख्य काम साउंड प्रोड्यूस करना होता है। लैरिंग्स के प्रवेश द्वार पर एक ढक्कन के समान वाल्व होता है जिसे एपिग्लॉटिस कहा जाता है। जब भी कुछ निगलना होता है तो यह एपिग्लॉटिस ट्रैकिया यानी श्वास नली के द्वार को बंद कर देता है, जिससे खाना ट्रैकिया में प्रवेश नहीं करता। एपिग्लॉटिस के बारे में सब कुछ हम पहले ही देख चुके हैं, तो यहाँ हमें अलग से कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको लैरिंग्स के बारे में याद रखना है। अब देखिए, लैरिंग्स या स्वर यंत्र का ही एक भाग है एडम्स एप्पल। एडम्स एप्पल के बारे में डायरेक्ट परीक्षाओं में सवाल पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये याद रखना है कि एडम्स एप्पल लैरिंग्स यानी स्वर यंत्र का भाग होता है। पुरुषों में लैंगिक लक्षणों के विकास के साथ स्वर यंत्र यानी लैरिंग्स के चारों ओर
एक विशेष संरचना का निर्माण होता है जिसे एडम्स एप्पल कहा जाता है। इसके कारण स्वर यंत्र का आकार बढ़ जाता है, यानी एडम्स एप्पल के कारण स्वर यंत्र या लैरिंक्स का आकार बढ़ जाता है, जिसके कारण पुरुषों की आवाज़ कम तारत्व वाली या लो पिच वाली या भारी हो जाती है। तो पुरुषों की आवाज़ भारी होती है या कम तारत्व वाली होती है। एडम्स एप्पल के कारण महिलाओं में इस संरचना का विकास नहीं होता, यानी महिलाओं में एडम्स एप्पल का विकास नहीं होता, जिसकी वजह से स्वर यंत्र का आकार छोटा होता है। इसीलिए उच्च तारत्व वाली या पतली आवाज़ महिलाओं में उत्पन्न होती है, जो कि सुनने में मधुर सुनाई देती है। तो आपको याद रखना है कि एडम्स एप्पल नाम की संरचना का विकास सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है, इसका विकास महिलाओं में नहीं होता। इसीलिए पुरुषों की आवाज़ भारी होती है और महिलाओं की आवाज़ मधुर या पतली या उच्च तारत्व वाली होती है। अब देखिए, आपसे एक प्रश्न डायरेक्ट यहाँ से बन जाता है कि मेन वोकल कार्ड का साइज क्या होता है। तो मेन वोकल कार्ड का साइज होता है 20 mm यानी 20 मिलीमीटर। वुमेन वोकल कार्ड का साइज होता है 15 mm यानी 15 मिलीमीटर। तो आपको याद रखना है कि महिलाओं के वोकल कार्ड का साइज पुरुषों की अपेक्षा 5 मिलीमीटर तक कम होता है। पुरुषों में वोकल कार्ड का साइज 20 मिलीमीटर होता है, जबकि महिलाओं के वोकल कार्ड का साइज 15 मिलीमीटर होता है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है ट्रैकिया या श्वास नली। ट्रैकिया के द्वारा वायु फेफड़े के अंदर तक जाती है। ट्रैकिया आगे जाकर 2 शाखाओं में बंट जाती है, जिसे ब्रोंकाई कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रैकिया को हिंदी में श्वास नली कहा जाता है। ट्रैकिया के माध्यम से ही वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। ट्रैकिया आगे चलकर 2 भागों में बंट जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेज से बने रिंग होते हैं, जिसका काम ट्रैकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाने का होता है। तो ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के कार्टिलेज यानी उपास्थि से बने हुए रिंग होते हैं। और उपास्थि क्या होती है? तो उपास्थि लचीली हड्डियों को कहा जाता है, यानी हड्डियों की अपेक्षा ये नरम और लचीली होती हैं। तो उपास्थि यानी कार्टिलेज से बने 16 से 20 सी शेप के रिंग ट्रैकिया के ऊपर लगे होते हैं और इनका काम होता है ट्रैकिया को सिकुड़ने और चिपकने से बचाने का। तो ट्रैकिया स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स और ब्रोंकाई को जोड़ने का भी काम करती है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है लंग्स या फेफड़े। ये मानव का मुख्य श्वसन अंग हैं। इसकी संख्या 2 होती है, दाहिना फेफड़ा और बायां फेफड़ा। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। फेफड़े प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढके हुए होते हैं। दाएं फेफड़े में 3 पालियां या लोब्स होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 पालियां या 2 लोब्स होते हैं। तो याद रखिएगा, दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है, इसलिए दाहिने फेफड़े में 3 लोब्स या 3 पालियां पाई जाती हैं और बाएं फेफड़े में 2 लोब्स या 2 पालियां पाई जाती हैं। और फेफड़े प्लूरल मेम्ब्रेन के द्वारा ढके हुए होते हैं। अब देखिए, ब्रोंकाई आगे चलकर कई शाखाओं में बंट जाती है, जिसे ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। अभी हमने देखा था ट्रैकिया आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, जिन्हें ब्रोंकाई कहा जाता है। ब्रोंकाई आगे चलकर अन्य कई भागों में बंट जाते हैं, जिन्हें ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है एल्वियोली या कूपिका।
ब्रोंकियोल्स के सिरे पर अंगूर जैसे गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे एल्वियोली या कूपिका कहा जाता है। एल्वियोली या कूपिका पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। एल्वियोली से ही ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आ जाती है। तो आपको याद रखना है कि ब्रोंकियोल्स के सिरे पर अंगूर जैसी कुछ संरचनाएं पाई जाती हैं। इन्हें एल्वियोली या कूपिका कहा जाता है। इन्हीं एल्वियोली या कूपिकाओं से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आ जाती है। श्वसन तंत्र का अगला भाग है डायफ्राम। डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करता है। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है। यानी जब डायफ्राम ऊपर की ओर शिफ्ट होता है तो वायु फेफड़ों से बाहर निकल जाती है, और जब डायफ्राम नीचे की ओर शिफ्ट होता है तो वायु फेफड़ों के अंदर भर जाती है। तो याद रखिएगा, डायफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करने का काम करता है, यानी फेफड़े डायफ्राम के सहारे ही टिके हुए होते हैं। डायफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण वायु फेफड़ों के अंदर बाहर होती है।